हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत। बायोलॉजी फॉर यू उत्तराखंड बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के आधार पर शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का सबसे उत्तम स्रोत है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी। आज बच्चों हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शंस एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे। इस टॉपिक को आज आपको क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मैं दिवाकर प्रसाद पेंडली, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज भवन पंजियाला उत्तरकाशी। आप सभी मेरे व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को बायोलॉजी फॉर यू को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने बच्चों के, अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शंस एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस, मानव जन्म। रिप्रोडक्शन क्या है सबसे पहले जानते हैं। रिप्रोडक्शंस वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जीव रिप्रोडक्शन के कारण ही अपने जैसे संतति को, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है और उसके कारण से उसकी जाति की जो अस्तित्व है वो बना रहता है। आप जानते हैं कि मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी का तात्पर्य है कि इसमें नर एवं मादा जननांग अलग अलग प्राणियों पर होते हैं। साथ ही मानव में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है जो निम्नवत है। कैसे है? द्विरूपता का मतलब अलग अलग प्रकार के लैंगिक रूप से असमान होते हैं या समानता नहीं पाई जाती है। मेल में मूत्र जनन छिद्र शिश्न पर पाया जाता है, जबकि मादा में शिश्न अनुपस्थित होता है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा में बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं और मादा में वृषण अनुपस्थित होते हैं। मादा में मूत्र जनन छिद्र दरार के रूप में होता है, जिसे वग या वल्व कहते हैं। यह नर में वल्व या वग अनुपस्थित होता है। मादा में जो स्तन ग्रंथियां हैं, जिसपे बच्चे को मेमोरी, जिसको ग्लैंड कहते हैं, स्तन कहते हैं, स्तन अधिक विकसित होते हैं, जबकि नर में कम विकसित होते हैं, स्तनों का कम विकास होता है। अभी दूसरा देखिए आप कि हम बात करते हैं जनन प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। मनुष्य जो है जरायुज है। जरायुज का मतलब दो प्रकार के जीव होते हैं, एक जरायुज होते हैं, एक अंडज होते हैं। जरायुज का, जिसको विविपारस भी बोलते हैं, अर्थात अपने जैसे पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। जो जरायुज जंतु होते हैं अपने जैसे पूर्ण विकसित को, वेल डेवलप्ड जो है बच्चे को जन्म देते हैं। और जो अंडज होते हैं वो अंडे देते हैं और अंडे के अंदर नए जीव का विकास होता है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं जनन प्रक्रिया के जो मुख्य चरण हैं। मनुष्य में जो जनन प्रक्रिया के मुख्य चरण हैं उसमें सबसे पहला है युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस जिसको कहते हैं। गैमिट का मतलब दो प्रकार के गैमिट होते हैं, एक होता है आपका मेल गैमिट और दूसरा होता है आपका फीमेल गैमिट। मेल गैमिट बनने की प्रक्रिया और फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आप जानते हैं मेल गैमेट को शुक्राणु कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को अंडाणु कहते हैं। दूसरा जो स्टेप आता है उसको बोलते हैं हम वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। नर अपने युग्मकों या स्पर्म को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है, उसको हम वीर्य सेचन कहते हैं। थर्ड जो प्रक्रिया है, तीसरी जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। से एक नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि निषेचन किसे कहते हैं। सिंपल सा इसका आंसर है नर एवं मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन है उसको हम निषेचन कहते हैं। तीसरा देखिए आप कि उसके पश्चात चौथा जो प्रक्रिया है उसमें जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण में मेल और फीमेल गैमेट्स का ओभा, जिसको बोलते हैं ओभा और स्पर्म के फ्यूजन के पश्चात जो संरचना बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट 2n इन नंबर होता है। ओभा n नंबर होता है,
स्पर्म n नंबर होता है और ये 2n नंबर होता है। मतलब जाइगोट का चौथी जो स्टेज है वो जाइगोट का निर्माण है। उसके बाद जाइगोट में कुछ डिविजन्स होते हैं। क्लीवेज जिसको बोलते हैं, विदलन होता है। युग्मनज में होने वाले विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइटोसिस डिवीजन जिसको बोलते हैं, समसूत्री विभाजन को विदलन कहते हैं। फलस्वरूप जो है सबसे पहले मोरुला बनता है, मोरुला के बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट जिसको कोरक पुटी बोलते हैं, और फिर गैस्ट्रुला गैस्ट्रुला बनता है। छठी जो स्टेज है उसको बोलते हैं अंतररोपण, इम्प्लांटेशन। भ्रूण का जो मादा के गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपकने की क्रिया को अंतररोपण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो जो भ्रूण है जब जाइगोट बनता है, क्लीवेज डिवीजन हो जाता है, तो जो गर्भाशय का देखिए आप अगर तो इस प्रकार की संरचना, गर्भाशय इस प्रकार की संरचना होती है, तो इसकी जो अंदर की दीवार है, इस दीवार पर इसका एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो जब इस दीवार पर चिपकता है तो इस स्टेज को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ध्यान रखिएगा, अंतररोपण। यहाँ पर प्लेसेंटा बनता है और प्लेसेंटा बनने के साथ साथ ये जो है इसकी गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। हम जानते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो एम्ब्रियो है वो इस दीवार पर चिपकेगा, तो उसके पश्चात उसमें प्लेसेंटा के द्वारा उसको पोषण प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगला जो स्टेज है उसको बोलते हैं गर्भावधि। गर्भावधि का मतलब, गेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि कितने समय तक गर्भ में बच्चा पेट में रहेगा। तो निषेचन से लेकर प्रसव तक की समय अवधि को गर्भावधि कहते हैं। मनुष्य में या 270 दिन या 9 माह की होती है। और जो आठवीं जो चरण है, आठवीं जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं प्रसव या पार्चुरेशंस। बच्चे के जन्म की क्रिया प्रसव कहलाती है। बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है, बाहर आता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रसव होना। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के बीच में आपको भी साझा करना चाहूँगा कि मनुष्य में नर अपनी पूरी जिंदगी में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, पूरी जिंदगी भर शुक्राणुओं का निर्माण करता है। जबकि मादा रजोनिवृत्ति के पश्चात जब मेनोपॉज स्टेज हो जाती है, तो उसका जब ओवुलेशन बंद हो जाता है, तो उसके पास उसकी अंडाणु बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। अब देखिए, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे कि मानव नर जनन तंत्र क्या है। मानव नर जनन तंत्र को हम 3 भागों में हम इसका अध्ययन करेंगे। 3 भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आपका कि प्राथमिक जनन अंग जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं। दूसरा देखिए आप सहायक जनन अंग एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ या वासा डिफरेंस, और शुक्राशय सेमिनल वेसिल्स, और शिश्न या पेनिस। और तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियों में एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है। इन तीनों का हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में बात करते हैं कि टेस्टिस क्या है। टेस्टिस जो प्राथमिक जनन अंग है, वृषण है। वृषण प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। मनुष्य में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण को स्क्रॉटम में पाए जाते हैं। अधिकांश स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा से बाहर ही पाए जाते हैं, क्योंकि उदर गुहा का ताप बाहर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, जो शुक्राणु परिवर्धन के लिए, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल होता है। इसलिए वृषण उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। वृषणों का उद्भव भ्रूण के मीजोडर्म, ध्यान रखिएगा, भ्रूण के मीजोडर्म से, यहाँ पर देखिए आप, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ उसको, मीजोडर्म से होता है। भ्रूण अवस्था में मीजोडर्म नामक पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा ये उदर गुहा के साथ लगे हुए रहते हैं, परंतु प्रसव से पहले गुहा से बाहर आ जाते हैं। मनुष्य में ये 4 से 5 सेंटीमीटर या 2 से लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। ये यहाँ पर जो वृषण की आकृति, ये देखिए, ये वृषण आपको दिखा रखे हैं, ये वृषण है। अभी हम इसके बारे में डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। ये वृषण का एक
चित्र जो इंटरनेट की मदद से, नेट की मदद से मैंने आपके लिए निकाला है। ये वृषण है। वृषण के भाग अभी आगे हम अध्ययन करेंगे। ये प्रथम जनन अंग, ये एक्चुअल व्यू है वृषण का, जिसको बोलते हैं। ये टेस्टिस आप दिख रहे हैं आपको, ये आपका एपिडिडाइमिस है आपका, है ना। और अभी प्रथम जनन टेस्टिस क्या है, अभी देखिए हम प्राथमिक जनन वृषण के बारे में बात कर रहे थे। इसमें देखिए भ्रूण अवस्था में वृषण उदर गुहा में ही पाए जाते हैं, वो उदर गुहा में रहते हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहे हैं। इस चित्र में यदि आप देख पा रहे होंगे तो इसमें देखिए आप, ये वृषण जो है उदर गुहा में अंदर है, देखिए यहाँ, जबकि ये स्क्रोटम यहाँ पर है, वृषण कोश यहाँ है और वृषण यहाँ, ये एक वृषण ये है और एक वृषण ये है। दोनों वृषण गुहा में होते हैं, उदर गुहा में होते हैं। और मनुष्य में भ्रूण विकास के 7वें माह में, जब 7वां महीना होता है भ्रूण के डेवलपमेंट का, ये तब उदर गुहा से बाहर आते हैं। यदि जन्म के पश्चात भी वृषण उदर गुहा से बाहर नहीं आए तो ऐसे नर में शुक्राणु का परिपक्व नहीं हो पाता। जब भी मैंने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर के कारण से, हमारे उदर गुहा का टेम्परेचर अधिक होता है, उस कारण से वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, और इसके कारण से वे बंद नर होता है। परंतु हाथी है, व्हेल है, डॉल्फिन है, समुद्री गाय है आदि में वृषण हमेशा उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। जबकि जो है चूहा है, बिल्ली है, गिलहरी है, खरहा है, इसमें जनन के समय ही जब जनन होता है उस समय ये उदर गुहा से बाहर आते हैं। कभी कभी वृषण कोश में नहीं उतर पाते हैं बच्चों में। इस अवस्था में गोपिक वृषणता, मतलब हिडन, जिसको छुपे हुए वृषण जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म कहते हैं। इसमें उच्च ताप के कारण शुक्राणु का परिपक्व नहीं होता है, जिसे एजोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया कहते हैं इसको, एजोस्पर्मिया कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु का इसके कारण से परिपक्व, टेम्परेचर अधिक होने के कारण से शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते हैं। वृषण की एक विशेषता होती है, अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें कि वृषण जो है इग्वाइनल नलिका द्वारा उदर गुहा से जुड़े होते हैं, और इस नाल, इसे नाल भी कहते हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वृषण जो है इस स्क्रोटम में, जिसको वृषण स्क्रोटम बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं, उस वृषण कोश में नहीं उतर पाया है। तो इस प्रकार की जो डिजीज, जिस प्रकार का डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर को जन्म के कुछ समय बाद, कुछ बच्चे जो अल्प विकसित बच्चे जन्म लेते हैं उनमें ज़्यादा ये समस्या होती है। साधारणतः जन्म लेने के 3 माह के अंदर ही वृषण कभी कभी स्वतः ही अपने आप स्क्रोटम में उतर आते हैं। तो इसी में वृषण रज्जु, जिसको बोलते हैं वृषण रज्जु, स्पर्मेटिक कॉर्ड पाया जाता है, जिसमें वृषण धमनी, सिरा व शुक्रवाहिनी पाई जाती है, और यह रज्जु संयोजी ऊतकों का बना होता है। वृषण गुबरनेकुलम तंतुओं द्वारा वृषण कोश की भित्ति से जुड़े होते हैं। वृषण की अगर आंतरिक संरचना, हिस्टोलॉजी को अगर हम देखें तो उसके द्वारा हमें पता लगता है कि वृषण की आंतरिक संरचना अगर देखें तो वृषणीय संपुट, जिसको टेस्टिकुलर कैप्सूल द्वारा ढके होते हैं, इसमें वृषण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। वृषण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। ट्यूनिका वेजाइनस, यह बाह्य आवरण होता है जो 2 पेरिटोनियम स्तरों का बना होता है, पैरेटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम। अभी देखेंगे आप कि जो प्राथमिक जनन है, वृषण है, टेस्टिस है, उसमें अभी हम बात कर रहे थे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो है हमारे वृषण का आंतरिक स्तर है, जो एक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और यह वृषण के अंदर की ओर बलित होकर के अनेक सेप्टा का निर्माण करता है, और जिन्हें वृषण मेडियस्टिनम या टेस्टिस मेडियस्टिनम कहते हैं। इसके कारण मनुष्य के वृषण में लगभग 200-250 से लेकर के 300 त्रिभुजाकार वृषण टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का निर्माण हो जाता है। ये अत्यधिक वैस्कुलर होते हैं, स्तर द्वारा ढके होते हैं, जिससे ट्यूनिका वेसिकुलोसा कहते हैं। प्रत्येक पाली में, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो
ट्यूनिका, ये देखिए आप, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका वेजिनेल्स और ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये तीनों स्ट्रक्चर्स की जिसके हम बात कर रहे हैं, तो ये वेस्कुलर से द्वारा ढके होते हैं, जिसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। प्रत्येक पाली में 2-3 शुक्रजनन नलिकाएं, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं, वह संयोजी ऊतक भरा होता है इसके बीच में। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इसके अंदर देखिए आप, ये इसके अंदर जो दिख रही है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, अभी मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये वाला जो इसके अंदर स्ट्रक्चर है, ये वाले, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं। हाँ, इस सेमिनिफेरस जो ट्यूबल्स हैं, एक संयोजी ऊतक भरा होता है। इस संयोजी ऊतक को अंतराली ऊतक कहते हैं। इसकी कोशिकाओं को अंतराली कोशिका, इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और ये नर हार्मोन पुंजन एंड्रोजन्स का स्रावण करती है। 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछा जाता है कि एंड्रोजन्स का स्रावण कौन करती है, तो लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं एंड्रोजन्स हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है या स्रावण करती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन, इसके निम्न कार्य होते हैं। कौन टेस्टोस्टेरोन के क्या जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसके क्या काम होते हैं, क्या कार्य होते हैं, कि सबसे पहले काम होता है इसका कि यह द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। इसमें द्वितीय लैंगिक लक्षण जो जैसे आवाज़ भारी होना, या जो है दाढ़ी मूछ आना, ये सब जो है, या चेस्ट जो है, छाती चौड़ी हो जाना, ये सब जो द्वितीय लैंगिक लक्षण है, उनका विकास इसके द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के द्वारा। ये द्वितीयक सहायक लैंगिक जनन अंगों का विकास करता है और शुक्र जनन को, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। एंड्रोजन का स्रावण पीयूष ग्रंथि के ICSH और LH हार्मोन द्वारा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं, उनके द्वारा इसका नियंत्रण होता है। शुक्र जनन नलिका, जिसको वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं, इसकी झिल्ली 2 स्तरों की बनी होती है। बाह्य स्तर को ट्यूनिका प्रोपेरिया और आंतरिक स्तर को जनन उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और जनन उपकला में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। जनन एपिथेलियम में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। और ये 2 प्रकार की जो कोशिकाएं होती है जनन एपिथेलियम में, जिसको बोलते हैं कि नर जनन कोशिका, मेल जर्म सेल और स्पर्मेटोजेनिया। अभी देखेंगे आप थोड़ा सा इसका जो है विस्तार रूप से आप देख लीजिए। ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें आपको लगभग सभी चीज़ें, टेस्टिकुलर लॉब्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, सेप्टा ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के सेप्टाज हैं, ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा और ट्यूनिका एल्बुजिना है। और ये आपका एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस को अगर हम अभी इसका अध्ययन करेंगे, ये 3 इसके भाग हैं, इन भागों के बारे में हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। और ये रेटी टेस्टिस है, जिसको हम वृषण जालिका भी बोलते हैं, रेटी टेस्टिस है। टेस्टिस में दूसरा जो होता है वो बोलती है सर्टोली कोशिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अधिकांशतः बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। ये सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली जो सेल्स होती हैं, ये सस्टेंकुलर कोशिका, ये नरजनन कोशिका अथवा स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन कर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। इसके लिए पीयूष ग्रंथि का FSH हार्मोन प्रेरणा देता है। सर्टोली कोशिका का नाम उसके खोजकर्ता एनरिको सर्टोली के नाम पर रखा गया है। और अगर देखेंगे हम कि एक शुक्राणु जनन का जो संक्षिप्त आरेख देखेंगे, शुक्राणु कैसे बनते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है 2n नंबर होता है, में स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, उसमें फिर रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होता है। और इस रिडक्शन डिवीजन, जब यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होता है तो उसके बाद जो है क्या बनते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये N नंबर हो जाते हैं, यहाँ पर ये N नंबर हो जाते हैं। और फिर क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जिसको शुक्राणु पूर्वी जो ये नॉन मोटिल होते हैं, ये अचल होते हैं, और उससे बनता है आपका जो मोटिल स्पर्म का निर्माण होता है। ये सिंपल सा आरेख था, एक शुक्राणु जनन का आरेख था। इसके बाद है ये हमारा जो टेस्टिस है, उसके TS का एक काट है,
थोड़ा इसको ज़रा आप देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी इसका फिगर भी बनाने के लिए आता है बोर्ड परीक्षा में। तो ये जो है आपका बेसमेंट जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, आधारी उपकला, ये वाला जो भाग है। अभी यहाँ पर देखेंगे आप सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और देखिए आप, ये शुक्राणु के जो हेड हैं, ये शुक्राणु के जो शुक्राणु के जो हेड हैं इसमें धसे हुए हैं। शुक्राणु के जो हेड हैं वो इसमें धसे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। ये स्पर्मेटोजोआ हैं जो, इनके हेड इसमें धसे हुए हैं। ये शुक्राणु स्पर्मेटिड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्म्स स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया और देखिए आप जनन उपकला को शुक्राणु जनन कोशिका यहाँ पर दिख रहे हैं। अब ये जो आपका स्पर्मेटोगोनिया और जर्मिनल एपिथीलियम, ये वाला हिस्सा है जर्मिनल एपिथीलियम का। अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स इसको बोलते हैं। और ये संयोजी कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक है। ये जो वृषण है, ये वृषण का रियल व्यू आप देख रहे हैं। ये नेट से मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। इस प्रकार के वृषण की आकृति होती है। अगला जो है ये भी प्राथमिक जनन वृषण है। ये भी राइट टेस्टिस, लेफ्ट टेस्टिस की आकृति देखने के लिए। अगला है आपका जनन अंग, ये वृषण का, ये वृषण से लेकर के पूरा जो जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, पूरा दिखा रखा है। ये टेस्टिस हो गया। टेस्टिस से यहाँ पर आपके देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये देखिए आप, मैं जरा पेन निकाल लूँ, ये देखिए आप, ये देखिए, ये आपका टेस्टिस हो गया। यहाँ पर टेस्टिस से आपके देखिए आपका इफ्रेंट अपवाही जो नली वाहिकाएँ हैं, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है। अभी आगे बढ़ाऊँगा, इसका काम क्या है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट का संपुट है। स्खलन वाहिनी है, ये एम्पुला है, तुम्बिका जिसको बोलते हैं। ये वासा डिफरेंस है, ये वाला जो हिस्सा है इसको वासा डिफरेंस बोलते हैं। सेमिनल वेसल्स है, यूरेथ्रा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसको मूत्राशय बोलते हैं। ये प्रोस्टेट यूट्रिकल है, ये यूरेथ्रा है जहाँ से जो है यूरिन पास आउट होता है। और ये पेनिस वाला भाग है। तो ये हमारा जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, नर जनन तंत्र है। इसके पश्चात देखिए आप, अभी हम नंबर 2 दूसरा जो पॉइंट अध्ययन करने जा रहे हैं वो है आपका सहायक जनन अंग, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनियाँ, वासा डिफरेंस जिसको कहते हैं, शुक्राशय, सेमिनल वेसल्स और पेनिस। सबसे पहले हम सर्टोली कोशिका के बारे में बात करते हैं। ये सर्टोली कोशिका क्या है। ये केवल जो है स्तनधारियों में पाई जाती है। और इसके विशेष कार्य क्या क्या होते हैं। ये शुक्राणुओं को आलंबन, पोषण और सुरक्षा प्रदान करती है। परिवर्तन के समय शुक्राणु अपने शीर्ष द्वारा इन कोशिकाओं में धंसे रहते हैं। जिस समय शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का परिवर्तन होता है, तो उस समय ये इसमें अपने शीर्ष द्वारा इन कोशिकाओं में धंसे रहते हैं। शुक्र जनन के समय उत्पन्न अवशिष्ट कोशिका द्रव्य का भक्षण करती है। एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्रावन करती है जो भ्रूण में मादा वाहिनियों के विकास को रोकता है। इसमें इनहिबिन हार्मोन का स्रावन होता है जो एफएसएच का, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन के स्रावन का प्रतिरोध करता है। सर्टोली कोशिका द्वारा एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स का स्रावन किया जाता है। मनुष्य में शुक्र जनन हर समय होता है। मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया में 72 घंटे का समय लगता है। वृषण की सभी शुक्रजनन नलिकाएं वृषण मीडियस्टेनम की ओर सीधी होती है और वृषण के पृष्ठभाग में जाकर के जाल के समान संरचना बनाती है जिसे वृषण जालक या रेटी टेस्टिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेटी टेस्टिस किसे कहते हैं। इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि वृषण की सभी शुक्रजनन नलिकाएं, ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। रेटिटिसिस किसे कहते हैं। वृषण की सभी शुक्रजनन नलिकाएं वृषण मेडिस्टेनम की ओर सीधी होती है और वृषण के पीछे में जाकर जाल के समान संरचना बनाती है जिसे वृषण जालक या रेटिटेस्टिस कहते हैं। इसी से 12 से 20 शुक्र वाहिनियां जो वासा इफ्रेंसिया निकलती है
जो कैपिड एपिडाइडिस में जाती है। एपिडिडाइमिस अभी हम बात करेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट संरचना है कि जो अपवाह नलिकाएं हैं वासा इफ्रेंसिया अत्यधिक कुंडलित होकर के वृषण के भीतरी किनारे पर एपिडिडाइमिस का निर्माण करती है। ये देखिए आप, ये है आपका एपिडिडाइमिस, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं एक सेकंड जरा आपको पेन ले लेता हूँ। पेन लेने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको डिलीट करके ये देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये एपिडिडाइमिस है। ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये एपिडिडाइमिस है। और इसमें देखिए आप क्या होता है कि एपिडिडाइमिस अपवाह नलिकाएं जिसको बोलते हैं अत्यधिक कुंडल होकर वृषण के भीतरी किनारे पर एपिडिडाइमिस का निर्माण। मनुष्य में यह 6 मीटर लंबी और खरगोश में 3 मीटर लंबी होती है। इसे अधिवृषण भी कहते हैं। यह बुल्फियन नलिकाओं के रूपांतर से बनता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? कैपिड, एपिडिडाइमिस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा चित्र के ऊपर। यह ऊपरी वाला भाग है जिसे ग्लोबस मेजोरा भी कहते हैं। दूसरा नंबर का है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ये मध्य वाला भाग होता है, इसे एपिडिडाइमिस का काय या शरीर या बॉडी भी कहते हैं। और तीसरा है कॉडो एपिडिडाइमिस, यह निचला वाला भाग है। अभी मैं इसको आपको इसको दिखा लेता हूँ, ये तीनों भागों को। इसमें आपको स्पष्ट से दिखा रखा है तीनों भाग। ये देखिए आप, इसमें तीनों भाग आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये देखिए तीनों भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये देखिए आप, ये देखिए, ये इसके तीनों भाग जो हैं, थोड़ा इनलार्ज कर लेता हूँ इसको ताकि आपको साफ दिखाई दे दे। तीनों पोर्शन आपको साफ दिखाई दे दे। ये देखिए आप, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। दूसरा कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और सबसे नीचे वाला जो भाग है, अगर हम इसको ये वाला कॉडा एपिडिडाइमिस, ये तीनों भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसे जो सबसे नीचे वाला भाग है ये कॉडा एपिडिडाइमिस, ये वाला भाग जिसको हम कह रहे हैं, ये वाला भाग, इसे ग्लोबल माइनर कहते हैं। यहाँ से बाहर निकालकर वासा इफ्रेंसिया अपवाही नलिकाएं शुक्र वाहिनी बनाते हैं। कार्डो एपिडाइमिस से ही गुबेरिनुकुलम तंतुओं द्वारा वृषण से जुड़ा होता है। इसके काम देखें कि एपिडिडाइमिस शुक्राणुओं को पोषण तथा गतिशीलता प्रदान करता है। जो एपिडिडाइमिस है, ये वाला जो पोर्शन है, ये एपिडिडाइमिस वाला पोर्शन, ये शुक्राणुओं को पोषण तथा गतिशीलता प्रदान करता है। इसमें शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह होता है, थोड़ी देर तक जो है अस्थायी रूप से यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कुछ प्राणियों में एपिडाइमिस से शुक्राणुओं का योग्यतार्जन होता है जिससे वे अंडे को निषेध करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। लेकिन उच्च श्रेणी के प्राणियों में शुक्राणुओं का योग्यतार्जन मादा जनन वाहिनी में होता है। अगला है शुक्राणु वाहिनियां, वासा डिफरेंस। जो वासा डिफरेंस है, ये है आपका वासा डिफरेंस। ये देखिए, ये वाली जो नली है, इस वाली नली को कहते हैं वासा डिफरेंस। ये वाली देखिए आप, वासा डिफरेंस। जो एपिडिडाइमिस के बाद जो निकलने वाली नली है उसको बोलते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस क्या है आपका? देखिए कि वासा डिफरेंस अपवाहक नलिकाएं एपिडिडाइमिस से निकलकर शुक्र वाहिनियां कहलाती है। प्रत्येक वृषण से एक शुक्र वाहिनी निकलती है जो वृषण दंड के सारे उदर गौ में प्रवेश करती है और अपने ओर की मूत्र वाहिनी के चारों ओर घूम करके लूप बनाकर मूत्राशय के आधार भाग में शुक्राशय में निकलती है और ये स्खलनीय वाहिनी में खुलते हैं। शुक्र वाहिनी सरल स्तंभी उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं ग्रंथिल होती है जो नलिका की गुहा को चिकना बनाते हैं तथा इनका आंतरिक स्तर रोमावी उपकला के रूप में होता है। इससे शुक्राणुओं का मार्ग सरल और बाधा रहित हो जाता है।
शुक्रवाहिनी की भित्ति पेशियाँ होती है। शुक्रवाहिनी का उद्भव वुल्फियन नलिका या मीसेनेफिक द्वारा होता है। अगला देखिए आप कि इसका कार्य क्या है कि एक तो शुक्राणुओं को पोषण और गति प्रदान करना, और शुक्राशय मूत्र मार्ग के आधार भाग में खुलता है जो कि आगे की ओर शिश्न से जुड़ा होता है। अभी हम शिश्न के बारे में देखेंगे कि हर नर का एक मैथुनांग होता है जो लंबा बेलनाकार संवहनीय उत्थानशील इरेक्टाइल्स जिसको बोलते हैं होता है। शिश्न का जो अगला भाग है, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो इसमें देखिए आर्टरी है, कार्पस स्पॉन्जियोसम है, मूत्र मार्ग है, संयोजी ऊतक है, स्किन त्वचा है बाहर की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, शिश्न सेप्टम और पेनिस है, और आर्टरी है। अभी मैं बताऊंगा इसको डिटेल में, अभी अगली स्लाइड में डिटेल में इसको बताया जाएगा कि यह है कि आपका जो है शिश्न की जो ट्रांसफर सेक्शन में शिश्न का जो आगे का भाग होता है थोड़ा मोटा होता है, जिसे जो है ग्लैंड पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर त्वचा का आवरण चढ़ा जाता है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट है अग्रछद या फोर स्किन या प्रिप्यूस या फोर स्किन कहते हैं। शिश्न का आधार भाग भी चौड़ा होता है, इसे वेजाइना मैस्कुलाइनस कहते हैं। इस शिश्न 3 आयामी छड़ों का बना होता है जिसमें से 2 पृष्ठ पार्श्व में पाई जाती है जिन्हें कार्पोरा कैवरेनोसा कहते हैं। आधार भाग में एक कार्पस स्पॉन्जियोसम होती है, इसमें से कार्पोरा कैवरेनोसा शिश्न मुंड के आधार तक पाई जाती है, जबकि कार्पोरा स्पंजियोसम संपूर्ण शिश्न में पाई जाती है। शिश्न मुंड केवल कार्पोरा स्पंजियोसम का बना होता है। कार्पोरा स्पंजियोसम में ही मूत्र मार्ग पाया जाता है। कार्पोरा स्पंजियोसम में रक्त कोटर पाए जाते हैं तथा कार्पोरा कवरेनोसा पेशीय व तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। सामान्य अवस्था में पीनस जो होता है शिश्न होता है छोटा और कोमल होता है, इसकी पेशियां संकुच होती है जहाँ रक्त पात्र खाली होते हैं। परंतु जब इरेक्शन इसमें होता है लैंगिक उत्तेजना के समय, जो रक्त के जो कोटर होते हैं, पात्र होते हैं, उन कोटर्स में ब्लड भर जाता है तथा पेशियां शिथिल हो जाती है जिससे शिश्न लंबा और कठोर हो जाता है। शिश्न मुंड से जो फोर स्किन जिसको बोलते हैं प्रिप्यूस हट जाता है। शिश्न की 3 आयामी डोरियों के बाहर की ओर ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्तर पाया जाता है तथा दोनों कार्पोरा कवरेनोसा स्तरों के बीच शिश्न पट्ट पाया जाता है। इसका जो काम है, इसका शिश्न का काम है कि मैथुन क्रिया के समय शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे वीर्यसेचन कहते हैं। अगर आप देखेंगे ट्रांसफर सेक्शन शिश्न का तो ये मैं पीपीटी के रूप में भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लिंक से आप पीडीएफ के रूप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने नेट से कुछ फिगर्स ट्रांसफर सेक्शन इसको डाउनलोड किए हैं। ये कॉर्पस स्पंजियोसम और देखिए शिश्न को अगर ट्रांसफर सेक्शन में काट दिया जाए तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, ये कुछ पेनिस के ट्रांसफर सेक्शन है। ये रियल व्यू है जिसमें जो है कॉर्पस देखो कैवरिनोसम्स है, ट्यूनिका एल्बुजिना है। ये देखिए ये शिश्न का ट्रांसफर सेक्शन है, और ये जो है पेनिस यूरिथ्रा है, और ये भी ट्रांसफर सेक्शन पेनिस का ट्रांसफर सेक्शन। ये जो है आपका फ्लैसिड और इरेक्ट पेनिस दोनों को अंतर करके बताने का प्रयास किया गया है। अब सहायक जनन ग्रंथियां जिसको प्रोस्टेट है, काउपर्स, जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं मेल में प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथियां हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, प्रोस्टेट पहले होता कहाँ पर है, आप एक बार इसको जरा देखेंगे। काउपर्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये काउपर्स ग्लैंड है। दो जो पीले आकार की दिख रही है ये काउपर्स ग्लैंड है और ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। इनका काम क्या है, इनका कार्य क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या है कि प्रोस्टेट यह मूत्र मार्ग के आधार भाग पर पाई जाने वाली एक बड़ी ग्रंथि है जो कई पिंडों की बनी होती है। इसमें से एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है जो वीर्य या शुक्रिय द्रव का 15 से 30% भाग बनाती है। इसके स्राव में सिट्रिक अम्ल, फाइब्रिनोलाइसिन व स्पर्मिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें से जो सिक्रीशंस होता है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है, फाइब्रिनोलाइसिन व स्पर्मिन आदि जो है फ्लूइड पाए जाते हैं। ये शुक्राणुओं को मोटिलिटी गतिशीलता प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं तथा फाइब्रिनोलाइसिन वीर्य को तरल बनाता है जिससे शुक्राणु गतिशील बने रहते हैं।
अगली जो ग्रंथि है काउपर्स ग्लैंड, इसको जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। एक जोड़ी, एक पेयर होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड के थोड़ा सा नीचे उपस्थित होती है। ये एक लसलसा क्षारीयता पारदर्शी द्रव स्राव करती है जो मूत्र मार्ग को स्नेहक और क्षारीय बनाती है, क्योंकि यूरिन की जो एल्कलिनिटी होती है उसको कम करके उसको क्षारीय बनाने का काम करती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड को दिखाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए आप, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये जिसको हम जो है काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। और ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, इस टॉपिक को टेस्ट करने के लिए हैं कि वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि वृषण जो हमारे उदर का उदर गुहा का जो तापमान होता है, उस तापमान पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होना संभव नहीं है। वृषण, ये आपके लिए होमवर्क है। यदि किसी प्रकार का दिक्कत आएगा तो इसके नेक्स्ट स्लाइड पर इसके मैं आंसर देने का प्रयास किया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, कोशिश की जाएगी अगले बार से कि थोड़ा छोटी वीडियो आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपको कोई इसमें समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं अगले बार प्रयास करूंगा कि इसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।